नमस्कार दर्शकों, सुदर्शन नेत्रालय के एक नए वीडियो एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से पूरे देश में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अंधत्व का शिकार हो रहे हैं। और ये बीमारी आज की नहीं है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये ट्रीटेबल बीमारी है जिसका इलाज संभव है, लेकिन लोग अज्ञानता की वजह से या इस बीमारी के इलाज में देरी की वजह से अपने नेत्र की ज्योति को गंवा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अंधत्व से जुड़ी हुई बीमारी जिसका नाम है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुदर्शन नेत्रालय के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर डॉक्टर प्रतीक गुर्जर, जो कि मध्य प्रदेश में भी एक जाना माना नाम है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे इस बीमारी के होने के कारणों के बारे में, इस बीमारी के निदान के बारे में और इसके उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है मोतियाबिंद, ये क्या है? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, देखिए मोतियाबिंद जैसा आपने बताया कि बहुत ही कॉमन कॉज है ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस का, यानी कि ऐसा अंधत्व जिसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा रहता है कि ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत लेट प्रेजेंट करता है हमको। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है इस तरह से। जहाँ से आपने मुझसे पूछा कि ये क्या होता है एक्चुअली, तो देखिए हमारे आँख के अंदर एक लेंस होता है। वो लेंस, उसका काम होता है कि रोशनी को एक जगह पे केंद्रित करना। जो बाहर से रोशनी हमारे आँखों के अंदर जा रही है, इसको ये रेटिना पे फोकस करता है, यानी कि आँख के पर्दे पे फोकस करता है। ये लेंस एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो कि फोकस करने का काम करता है। कुछ कारणों से इसकी अगर ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता चली जाती है और क्लाउडीनेस आ जाती है तो उसको हम मोतियाबिंद का नाम देते हैं। अब ये मोतियाबिंद जो होता है ये कई कारणों से होता है जी, है ना। जैसे कि कई बार कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है, यानी कि पैदाइशी कैटरैक्ट जिसको कहते हैं, बच्चों में जो मिलता है कैटरैक्ट। इसके बाद कुछ लोगों में आंखों की सूजन की बीमारी जिसको यूवियाइटिस कहते हैं, वो होने की वजह से सूजन वाला मोतियाबिंद बन जाता है, तो उसको यूवियाइटिक कैटरैक्ट कहते हैं। आंखों में अगर कोई चोट लग जाए, जैसे बच्चों में अक्सर पेंसिल लग जाती है या किसी में पत्थर लग गया या और फुटबॉल बॉल लग गया, तो उसके वजह से भी मोतियाबिंद बन जाता है आँख का। वो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, यानी कि चोट लगने के बाद बन जाता है। तो मतलब ये है कि किसी भी उम्र में मोतियाबिंद हो सकता है। जैसा कि पहले माना जाता था कि मोतियाबिंद एक बड़ी हुई उम्र की बीमारी है, लेकिन आपने जैसा बताया कि ये नवजात शिशुओं से लेकर के तो बड़ी उम्र तक के लोगों में ये पाया जाता है। तो इसके मूलतः आपने कारण तो हमें बता दिए, लेकिन इसकी एग्जैक्ट मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स में या मेडिकल टर्म्स में बात करें तो क्या कारण बनता है जिससे ये मोतियाबिंद आँखों में पैदा होता है? आँख के अंदर जो लेंस है, वो लेंस का प्रोटीन जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, सबसे कॉमनली एज की वजह से। तो वो जो लेंस है वो एक कैप्सूल में बंद है अंदर। उस कैप्सूल को कहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए एक थैला है आँख के अंदर, उस थैले के अंदर वो प्रोटीन बंद है। वो प्रोटीन उम्र के साथ साथ अपना स्ट्रक्चर बदलते हैं और क्लाउडी हो जाते हैं, तो वो उम्र के कारण बनने वाला मोतियाबिंद है। अगर चोट लगा और वो कैप्सूल जो बैग बताया, थैला बताया, अगर वो फट गया तो उसकी वजह से वो प्रोटीन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, उसकी वजह से मोतियाबिंद बन जाता है, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट है। कई बार मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, वो कुछ दवाइयाँ ले लें या उनको कुछ ऐसा बीमारी हो जब वो प्रेग्नेंट हो, तो वो बच्चों को वो बीमारी की वजह से भी कैटरैक्ट बन जाता है। तो ये सारे कॉमन कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मदर से बच्चों को भी हो सकता है, तो क्या इसका कहीं हेरिडिटी से भी कोई संबंध है इस बीमारी का, या कि ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है? नहीं, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। और कंजेनाइटल कैटरैक्ट का मोस्ट कॉमन कॉजेज़ जो होते हैं वो बीमारी मदर को हुई और उन्होंने उस बीमारी के लिए या तो दवा ली, या फिर कुछ बीमारियां ही ऐसी हैं जो कि मदर से चाइल्ड में जाती हैं और जिसकी वजह से कैटरैक्ट हो जाता है। जैसे रूबेला करके एक बीमारी होती है, उसमें आँखों का पर्दा, आँखों का लेंस, ये सब प्रभावित होता है। हाँ, तो जैसे आपने मेडिसिन की बात की कि सर्टेन मेडिसिन के भी असरात हो सकते हैं, तो कई लोग ओवर द काउंटर काफ़ी सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं जा करके अपनी आँखों के लिए, या कोई और पेन है बॉडी में या किसी और चीज़ के लिए वो स्टेरॉइड्स जैसी मेडिसिन आती हैं। तो क्या इनका भी कहीं संबंध मोतियाबिंद से है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि पहले ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले गर्भावस्था के पहले 3 महीने और अंतिम 3 महीने बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप बिना डॉक्टर को दिखाए
अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए, कोई भी दवा ओरली नहीं लेंगे, कोई भी दवा नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की दवा आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। जी, तो ये डॉक्टर साहब इसको डायग्नोस करने के बारे में बताइए, क्योंकि आपने इसके कारणों पर चर्चा कर ली हम लोगों ने कि किस तरह से इस बीमारी का पता चलता है, और लोग कहते हैं कि इसको पक जाने दीजिए, तो क्या पकने तक इंतज़ार करना चाहिए या इसको हम अर्ली भी डिटेक्ट करके इसको सर्जरी इसकी करवा सकते हैं? हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर मरीज़ हमसे करते हैं कि अभी क्या मोतियाबिंद हमने अगर डायग्नोस कर दिया, तो वो जांच के बाद कर दिया, तो वो बोलते हैं क्या हमारा मोतियाबिंद पक गया है अभी? तो ये ऐसा है कि इसको पकने नहीं देना, ये कोई फल नहीं है कि हमें पेड़ से तभी तोड़ना है जब ये पक जाएगा। पहले ऐसी पद्धति होती थी कि पूरा मोतियाबिंद पकने दिया जाता था और एक फिर बड़ा चीरा आँख के अंदर लगाते थे और उस बड़े चीरे से आँख के मोतियाबिंद को बाहर निकाल लिया जाता था। ये पद्धति आज से 30 साल पहले की जाती थी जी। तो वो पद्धति में मोतियाबिंद को पकाना पड़ता था ताकि वो एक साथ बाहर आ जाए पूरा जी। अब वो पद्धति पूरी तरह से बदल चुकी है। मोतियाबिंद का पक जाना अपने आप में कॉम्प्लिकेशन की निशानी है। ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है अगर हम पके हुए मोतियाबिंद में ऑपरेशन करते हैं तो पकने बिल्कुल नहीं देना है मोतियाबिंद को जी। तो ये जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो पुरानी पद्धति या तकनीक हुआ करती थी, तो ये किस तरह से आज की तकनीक से डिफरेंट है, और उस समय क्यों पकने दिया जाता था मोतियाबिंद को, और आज की डेट में क्यों हम अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करके सर्जरी इसकी करके इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, मोतियाबिंद की सर्जरी का बहुत ही अच्छा इतिहास है भारत से जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चिकित्सक पहले हुए जिनके से आपने सुना होगा, सुश्रुत, चरक जी, इनकी अपनी एक बुक है अलग से, उसमें डिस्क्राइब्ड है कि वो कैटरेक्ट कैसे करते थे। वो लोग एक बड़ी सुई से आँख के अंदर उस सुई को डालते थे और उस मोतियाबिंद को अंदर ही तोड़ देते थे और उसको आँख के अंदर ही पीछे गिरा देते थे। ये पद्धति काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। फिर एक नया प्रोसीजर आया जिसको हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कहने लगे, जिसमें हम आँख के ऊपर बड़ा सा एक चीरा लगाते थे, जो आपका काला हिस्सा होता है, कॉर्निया होता है, उसके कॉर्नर में एक बड़ा सा चीरा लगाते जिसमें टाँके भी लगा करते उसको थे। फिर निकाल देते थे और उसमें फिर स्टील सूचर्स लगा देते थे जी। तो ये पद्धति अब लगभग समाप्ति पे ही है। फिर टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आया, आई की सर्जरी बहुत ही प्रिडिक्टेबल और बहुत सेफ़ होने लगी, और अब जो हम कर रहे हैं उसको हम MICS कहते हैं, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें जो टाँका है वो सिर्फ जो चीरा है वो सिर्फ 1.8 मिलीमीटर का लगता है। तो वो सेल्फ हीलिंग होता है, उसमें हमें कुछ अलग से नहीं देना पड़ता, कोई टाँका नहीं लगाना पड़ता। इवन ऑपरेशन के पहले सुई लगाई जाती थी आँख को सुन्न करने के लिए, वो भी अब ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर पेशेंट हमारे पास टाइमली आ रहा है तो सिर्फ एक ड्रॉप डाल के पेनलेस हो गया है पूरा प्रोसीजर, मतलब उसमें प्रोसीजर में दर्द नहीं होता। तो मतलब ये लेज़र टेक्निक है या कॉमन भाषा में मैं कहूँ तो लेज़र टेक्निक है, बट एक्चुअली टेक्निक जो है वो अल्ट्रासाउंड एनर्जी पे बेस्ड है। वो जो हमारा अल्ट्रासाउंड एनर्जी का प्रोब होता है, जिसको फेगो प्रोब कहते हैं, वो मोतियाबिंद को छोटे कणों में तोड़ देता है। जब हम उसको अंदर लेके जाते हैं और मोतियाबिंद के पास लेके जाते हैं तो छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, फिर उसी से हम उसको सक कर लेते हैं, खींच उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर मतलब वो ट्यूब से ही इसको सक कर लेते हैं जी, जैसे स्ट्रॉ से आप कुछ पिए वैसे सक कर लेते हैं जी, वो सक कर लिया जाता है और फिर एक लेंस डाल दिया जाता है जी। तो जैसा अभी आपने कैमरे की तरह आँख काम करती बताया था, तो उसमें आपने जो मोतियाबिंद था वो उसके खराब प्रोटीन जो हो चुके थे उनको आपने निकाल लिया और उस जगह आपने नया लेंस प्रत्यारोपित कर दिया। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। तो ओवरऑल अगर इस प्रक्रिया के बारे में बात करें तो कितना समय इस प्रक्रिया में लगता है और मरीज को कितने दिन एडमिट रहने की ज़रूरत है, या वो इमीडिएटली डिस्चार्ज हो सकता है? हाँ, अभी जो नई पद्धति है इसमें तो एडमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरे ऑपरेशन की प्रक्रिया में 10 मिनट लगता है और हॉस्पिटल स्टे पेशेंट का मैक्सिमम 1 घंटा होता है। 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन होके वो घर जा सकते हैं और वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या अगले दिन से कर सकते हैं। टीवी देखना, घूमने जाना, किचन में काम करना, इन सब चीज़ों में कोई बाधा नहीं रहती तो नॉर्मली वो काम कर सकते हैं सब। तो मतलब जैसे कहा जाता है कि भारी वजन नहीं उठाना चाहिए या आँखों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए, नहाने से बचना चाहिए, तो क्या ये प्रिकॉशंस अभी भी मौजूद हैं या कि अभी इनकी ज़रूरत नहीं होती? हाँ, देखिए, आम दिनचर्या है
अपना ऑफिस का काम है, ये सब तो अगले दिन से ही हम टीवी देखना, घूमने जाना, ये सब अगले दिन से ही कर सकते हैं। आँख में पानी डालने का परहेज हम ज़रूर 7 दिन तक रखते हैं कि आँख में पानी ना जाए, गले के नीचे से आप स्नान करें, ये सब हम 7 दिन तक रखते हैं। अदर देन दैट कुछ ऐसा मेजर परहेज नहीं रहता कि जो नहीं करना है हमें। जी, खान पान का भी ऐसा कोई परहेज नहीं जी। रहता। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम अपने दर्शकों की तरफ से कि मान लीजिए आपकी लेफ्ट आई में या राइट आई में कैटरैक्ट हो गया या मोतियाबिंद हुआ, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो दूसरी आंख में भी होगा? हाँ, कैटरैक्ट यूजुअली बायलेटरल होता है, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन होने की संभावना रहती है। उसके लिए हमें नियमित जांच कराते रहना चाहिए। कई बार पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो उनके दोनों आंखों में ही कैटरैक्ट होता है, तो हम एक एक करके उसको ट्रीट करते हैं सर। जी, तो जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात करी तो मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा दर्शकों की तरफ से ही आ रही है कि जैसे आपने आपको 1 महीने पहले ट्रीट किया, उसमें लेंस आपने डाल दिया, तो जब आप दूसरी आंख को ऑपरेट करते हैं तो इसमें जो लेंस आपने लेफ्ट आई या राइट में जिसमें भी डाला है, तो क्या सेम लेंस की ज़रूरत होती है दूसरी आई में भी, या आप किसी और भी ब्रांड या किसी और कम तरीके के लेंस को आप प्रत्यारोपित कर सकते हैं और आई का विजन बराबर बना रहे? हाँ, देखिए ऐसा है, आँख के लेंस का एक पावर होता है, पर्टिकुलर पावर, जो दोनों आँखों का अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों आँखों में एक ही पावर हो, तो वो पावर कैलकुलेशन हम ऑपरेशन के पहले करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स की आंखों का पावर सिग्निफिकेंटली अलग अलग होता है, मतलब दोनों आंखों का अलग अलग पावर, तो वो पावर कैलकुलेट करके ही हम उस पावर का लेंस ही डालते हैं उस पर। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक पावर का लेंस आंख में डाला है तो दूसरी पावर, वही सेम पावर दूसरी आंख में भी डाल देंगे, वो पावर अलग होगी। जहाँ तक ब्रांड का सवाल है तो ऐसा जो मोटे मोटे तौर पर बोला जाए, मैं यही कहूँगा कि जो अपने एक आंख में डाला है उसी कैटेगरी का लेंस हमको दूसरी आंख में डालना चाहिए, ब्रांड नहीं, लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लेंसेज होते हैं, उसी सेम प्लेटफॉर्म का डालेंगे तो वो बेटर होता है। अगर प्लेटफॉर्म चेंज किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग दोनों आंख से देखने के लिए ट्यून्ड है और वो दोनों इमेज जो दोनों आंख से जाती है वो ब्रेन में फ्यूज़ होती हैं। अगर एक आंख से अलग इमेज जाएगी और दूसरी आंख से दूसरी इमेज जाएगी तो वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं हो पाती, कॉन्फ्लिक्ट होगी उसमें। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि सर्जरी में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं और अब सूचरलेस हो गया है, 10 मिनट में आप ट्रीटमेंट होता है और आप जा सकते हैं, अगले दिन से आप काम पर लौट सकते हैं। तो वैसे ही लेंसेज की फील्ड में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि कल को और अच्छे लेंसेज आ जाएं या कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो जो आपने आज लेंसेज लगवाए हैं और उनको आप रिप्लेस करके नए लेंसेज लगवा सकें, या आप एडवाइस नहीं करेंगे क्योंकि एक रिस्की प्रोसेस भी होता है? देखिए, जो पहले 30 ईयर्स पहले ऑपरेशन होते थे उसमें तो लेंस भी नहीं डाला जाता था, मोटा चश्मा लगा के दे दिया जाता था मरीज को, क्योंकि वो मोतियाबिंद सिर्फ निकाल दिया, लेंस की टेक्नोलॉजी थी नहीं, वैसे ही छोड़ देते थे। तो लेंस का काम करने के लिए हम बाहर से एक मोटा चश्मा देते थे जो +10 डायप्टर या और भी ज़्यादा रहता था। फिर जैसे जैसे वो पेशेंट अभी हमारे पास अगर आते हैं तो हम उनको सेकेंडरी ऑयल डाल देते हैं, दूसरी तरह से लेंस एक डाल देते हैं, तो वो चश्मे की नीड कम हो जाती है उनकी। वैसे ही अगर किसी पेशेंट को हमने आज कोई लेंस डाला है और सपोज़ कीजिए 20 साल बाद हमारे पास और बेटर लेंस आ जाते हैं या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो फिर डेफिनेटली हम ये सोच सकते हैं कि हम उस लेंस को रिप्लेस करें, प्रोवाइडेड कि उस चीज़ से उस पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो हमें एवेल्युएट करना पड़ता है आँख के अंदर उसका विजन कैसा है, अगर आप देख पा रहे हैं, उसका विजन कैसा है, लेंस कैसा है, कैप्सूल कैसा, बैग कैसा है, पीछे का पर्दा कैसा है, ये सब एवेल्युएट करके हम डिसीजन लेते हैं। ऐसे कई केस होते हैं जिसमें पेशेंट का लेंस हम चेंज करते हैं, ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है अगर अपने लेंस से, तो डेफिनेटली उस लेंस को चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर एवेल्युएशन के। इस तरह की भी कई बार शिकायतें आती हैं कि साहब हमने तो लेंस लगवा लिया था, सर्जरी हो गई थी, शुरुआत में विजन अच्छा रहा लेकिन अब अच्छा नहीं आया, तो उसके पीछे किस तरह के कारण देखते हैं? देखिए, अगेन मैं बोलूँगा कि उसके लिए हमें पूरी आँख की जाँच करनी चाहिए, सिर्फ लेंस पे नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट है डायबिटिक, किसी डायबिटिक पेशेंट ने ऑपरेट कराया और वो पेशेंट का लेंस वगैरह सब बढ़िया हो गया, आगे चल के उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया पेशेंट को। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आँख के पर्दे में होने वाला नुकसान। तो पेशेंट को लगता है मैंने तो लेंस डलवाया फिर भी मेरी रोशनी क्यों कम हो रही है जी। उसका कारण लेंस नहीं है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हो गया, लेंस तो अच्छे से काम कर रहा है, अब आपका पर्दे में प्रॉब्लम आ रहा है, पीछे आँख का पर्दा खराब हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो रोशनी में कमी ऑपरेशन के बाद किस कारण से आ रही है। तो वो ये एक छोटा सा एग्जांपल यही है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स में अक्सर ये देखा गया है कि हमने ऑपरेट किया 2 साल बाद उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हुआ, तो उसके कारण भी विजन कम हुआ। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या ये वही, मैं अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि जिसमें पीछे पर्दे के झिल्ली पैदा हो जाती है, या वही है या कुछ और है ये? नहीं, डायबिटिक हमारे आँख के पर्दे में बहुत सारी खून की नलियाँ होती हैं जी। मधुमेह या डायबिटीज़ की वजह से आँख के
वो पर्दे की जो नलियां हैं वो लीकी हो जाती है। जैसे पुराने नल से पानी टपकता रहता है, वैसे ही आँख की नलियों से पानी कैपिलरी से खून जो है हल्का हल्का रिश्ता रहता है। वो आँख में सूजन आना, पर्दा उखड़ जाना, पर्दे में खून भर जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशन करता है। अगर हम उसमें थोड़े लापरवाह हो जाएं और प्रॉपरली चेक ना करवाएं तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी, मैंने इसलिए पूछा था ये क्वेश्चन आपसे क्योंकि कुछ केसेस में बताया जाता है कि जो आपका लेंस होता है उसके पीछे झिल्ली आ जाती है, उससे भी आपका विजन वापस अफेक्ट होने लगता है। तो ये क्या कारण से आती है? जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि हमारे आँख के अंदर एक बैग है, बैग के अंदर लेंस है। वो बैग जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो उस बैग को नहीं छेड़ते, उस बैग के अंदर नया लेंस डालते हैं। वो बैग के अंदर लेंस होता है, उस बैग का जो पिछला भाग होता है इसको हम पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं। इस पे सेल्स आ जाते हैं, थोड़े दिनों में सेल्स ग्रो कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी। ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। ऑपरेशन के 2 साल 3 साल बाद, कई बार जल्दी भी, वो पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन हो जाता है। लेंस अपना अच्छा काम करता रहता है, लेकिन चूंकि वो एक पतली सी झिल्ली कैप्सूल पे आ गई है तो पेशेंट को लगता है कि मेरा वजन कम हो रहा है। उसका बहुत सादा सा उपाय होता है कि हम उसको लेज़र कर देते हैं। लेज़र मतलब कोई ऑपरेशन नहीं है, मशीन पे बिठा के 1 मिनट में ही उसको पॉलिश कर देते हैं एंड इट गोज़ वेल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। इट्स ए वेरी माइनर थिंग विच यूजुअली हैपन, जो बहुत ही आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, इस सब के बाद एक क्वेश्चन आम हमारे जो दर्शक हैं उनके दिमाग में आता है कि जो कैटरेक्ट की सर्जरी है इसके बारे में, इसकी प्राइसिंग को लेकर के बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि कितने खर्च में आप अपनी आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं? देखिए, स्वस्थ होना सबसे पहले ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। मैं तो हर किसी से को ये कहना चाहूँगा, अगर अफोर्डेबिलिटी कोई इशू है तो सरकार इतनी अच्छी योजनाएं ला रही है, कैंप्स करा रही है, आप उसमें जाके करा लो ऑपरेशन, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाएगा आपका। जी, लेकिन उसको डिले मत करो, इसके कारण बढ़ाओ मत उसको। और अगर अफोर्डेबिलिटी है, आप और अच्छे लेंस डलवा सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लेंसेज हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। और आप जब ऑपरेशन कराने आएंगे, प्रॉपर चेकअप के बाद आपकी आंख में कौन सा लेंस सूटेबल है, आपकी आई की कंडीशन के हिसाब से, उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से, उसके रेटिना की कंडीशन के हिसाब से आपकी आंख में कौन सा लेंस सूटेबल है, वो एवेल्युएट करके आपको बता सकते हैं। वो बताने पे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें इंडियन भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं, ये सब हम चूज़ कर सकते हैं आफ्टर एवेल्युएशन ऑफ द आई, आँख की पूरी जांच के बाद कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। अगर कोई कंप्यूटर पे काम करता है तो उसके लिए अलग लेंस है, अगर कोई रात में गाड़ी चलाता है तो उसके लिए अलग लेंस है, डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए अलग लेंस है। इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग लेंसेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये उस पर प्राइसिंग डिपेंड करती है। जी, तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आम व्यक्ति को जब तक आंखों में समस्या नहीं आती तब तक वो आपके पास नहीं आता है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे वो कैटरेक्ट हो या इससे जुड़ी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो कितने अंतराल पर हमको इसका रूटीन चेकअप के लिए आना चाहिए ताकि हम अर्ली चीज़ों को पकड़ सकें और उनका ट्रीटमेंट हो सके? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा रूल है इसके लिए। अगर हम 40 साल क्रॉस कर गए हैं तो साल में एक बार आँख की जांच होनी ही चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। 40 साल के बाद कई सारी बीमारियां आँख के अंदर हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन, जैसे 40 साल के बाद लोग बोलते हैं मुझे पास का दिखने में प्रॉब्लम आता है, और वो आते हैं हमारे पास 45-46 के बाद, 5 साल से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था देखने में पर मैं एडजस्ट कर रहा था। तो ये इस तरह से शुरू होता है कि हमको प्रॉब्लम रहता है 40 साल के बाद, लेकिन दिखाने में डिले हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो 1 साल में एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच ज़रूर कराना है। और उसके पहले के एज के लिए कुछ सजेस्ट करेंगे आप? अभी तो टाइम बहुत चेंज हो रहा है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, पूरे टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, तो एक्चुअली वो स्क्रीन से भी बहुत डैमेज हो जाता है आँखों। तो उसको देखते हुए भी मुझे लगता है कि जो स्क्रीन पे ज़्यादा देर मतलब दिन में 6 घंटे या उससे ऊपर अगर हैं तो डेफिनेटली उनको भी साल में एक बार अपने आँख की जाँच कराते रहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी तमाम जानकारियों के लिए। हम आशा करते हैं दर्शकों कि आपको कैटरेक्ट या मोतियाबिंद से जुड़ी हुई इस जानकारी से बहुत कुछ समझने और जानने को मिला होगा, और निश्चित ही आप इस जानकारी से प्रेरित होकर के जल्द ही अपनी आंखों की जांच कराएंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है और इससे आप अंधत्व से बच सकते हैं। और बजट की अगर बात आती है तो डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि सरकारी कैंप्स काफ़ी सारे लगते हैं जिसमें निःशुल्क भी इस बीमारी का इलाज होता है। तो इस बीमारी को बढ़ने से बेहतर है कि इसका समय पर हम ट्रीटमेंट करें। तो आप जल्द ही
अपने अगर आप 45 की एज क्रॉस कर गए हैं तो निकटतम अपने अस्पताल में जा करके अपनी आंखों की जांच अवश्य कराएं। और आपको अगर इससे जुड़ी हुई और कोई जानकारी चाहिए तो आपका स्वागत है, आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी जिज्ञासा है उसका समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद।